जय हिंद दोस्तों, मैं एकता टेक्निकल कोचिंग से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रत्यावर्तक के 30 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें से आशा करता हूं कि आपके पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन निश्चित ही रूप से आएंगे। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे प्रचलित कुंडलन कौन सी है। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रचलन में उपयोग में लाई जाने वाली जो बाइंडिंग होती है वो मस कुंडलन होती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, 3 फेज प्रेरण मोटरों में किस कुंडलन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसका भी आंसर वही सेम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलन में है या फिर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। ये भी इसका भी आंसर जो है वो पहला होगा, मस कुंडलन। अगला है, 3 फेज प्रत्यावर्तकों में स्टार कुंडलन में आर व वाई फेज के मध्य कितने डिग्री का फेज अंतराल रखा जाता है। यहाँ दोस्तों एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आर बाई बी ये सही फेज सीक्वेंस होता है। सही फेज सीक्वेंस जो होता है आर वाई बी होता है, और इनमें प्रत्येक फेज के बीच 120 डिग्री का अंतराल होता है। और यहाँ पर आर व वाई के बीच पूछा गया है, तो यहाँ दोस्तों लास्ट ऑप्शन में 120 डिग्री कर लीजिए। इसका आंसर 120 डिग्री होगा। अगर आर वाई के बीच में पूछा है, वाई और बी के मध्य अगर पूछे, आर और बी के मध्य पूछे, तो सभी के बीच में 120 डिग्री का अंतराल होगा। अगर यहाँ पर कोई एक वाइंडिंग को उलट दिया जाए, उसके पश्चात अगर फेज डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो दोगुना हो जाता है, 240 हो जाता है। अगला, बहुफेजी आर्मेचर कुंडलन कितने प्रकार की होती है। बहुफेजी आर्मेचर कुंडलन कितने प्रकार की होती है। चौथे ऑप्शन का आपका बी सही होगा। 3 प्रकार की होती है बहुफेजी मल्टीफेज आर्मेचर कुंडलन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगला, 2 फेजी प्रत्यावर्तक में 2 पृथक एक फेजी कुंडलन कितने विद्युतीय अंश पर विस्थापित की जाती हैं। तो इसमें जो है, अगर 2 फेज का कोई अल्टरनेटर है, मतलब 2 फेजी अगर अल्टरनेटर बनाया गया है, तो उसमें दोनों कुंडलन आपस में 90 डिग्री पर रखी जाती हैं। 5वां का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, टर्बो प्रत्यावर्तक में 60 हर्ट्ज आवृत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी गति वाली टरबाइन उपयोग की जानी चाहिए। तो जो टरबाइन की गति होगी दोस्तों वही टर्बो प्रत्यावर्तक की गति होगी। तो 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये स्पीड पूछी है, तो यहाँ होता है n = 120 F/p। तो हमको 60 हर्ट्ज की आवृत्ति प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 60 हर्ट्ज की हमको सप्लाई जब प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर n मतलब 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और इसमें गति हमको प्राप्त करनी है, तो गति कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 × 60 अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए ध्रुवों की संख्या न्यूनतम रखनी पड़ती है। तो यहाँ ध्रुवों की संख्या 2 ले लेते हैं, 2 से कम हम लोग रख नहीं सकते हैं। 2 से 120 को कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, 360, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 3600 RPM। ठीक है, प्रत्यावर्तक की जो गति हो जाएगी वो 3600 RPM, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, टर्बो प्रत्यावर्तक में उपयोगी रोटर किस प्रकार का होता है। टर्बो प्रत्यावर्तक में जो रोटर उपयोग में लाया जाता है, इसकी लंबाई अधिक व व्यास कम होता है, और जबकि सैलिएंट पोल जो होता है उसमें मतलब व्यास अधिक और लंबाई कम होता है। जो टर्बो अल्टरनेटर होता है इसकी गति ज़्यादा होती है, तो गति ज़्यादा होगी तो इसमें कंपन कम से कम उत्पन्न करने के लिए रोटर की लंबाई अधिक और व्यास को कम रखा जाता है। ये रोटर चिकने होते हैं। ठीक है। अगला है, समुन्नत ध्रुव प्रारूपी प्रत्यावर्तकों रोटरों की अधिकतम गति होती है। तो अधिकतम गति इसमें जो है वो 1000 RPM होगी और न्यूनतम 150 RPM होती है। समुन्नत ध्रुव प्रारूपी जो होते हैं सैलिएंट पोल टाइप रोटर, इसमें ध्रुवों की संख्या अधिकतम
40 रखी जाती है, न्यूनतम 6 होती है। अगला देखिए, बड़े प्रत्यावर्तक का बाहरी फ्रेम किसका बना होता है। दोस्तों, जो बड़े प्रत्यावर्तक होते हैं इसका फ्रेम जो होता है अंदर में स्टील की पतली पतली पत्तियों को काट करके उसके बाद उसको फ्रेम मतलब जो बाहर का फ्रेम है नर्म मतलब जो माइल्ड स्टील होती है एमएस स्टील, उसी की पत्तियों से काट करके इसका जो बाहर का फ्रेम है वो बनाया जाता है। छोटी मशीनों में ढलुआ होता है। अगला है, ड्रम कुंडलन होते हैं। ड्रम कुंडलन दोस्तों केवल लैप और वेव होते हैं, मतलब पहला और दूसरा। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तक में कितने प्रकार के रोटर उपयोग किए जाते हैं। तो प्रत्यावर्तक में केवल 2 प्रकार के रोटर उपयोग में लाए जाते हैं। एक होता है बेलनाकार, एक होता है समुन्नत ध्रुव प्रारूपी। केवल 2 प्रकार के, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, एक प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में 24 खांचे हैं। यदि मशीन 2 ध्रुवों की हो तो पोल पिच की गणना कीजिए। तो पोल पिच ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, पोल पिच इक्वल टू खांचे बटे पोलों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगी पोल पिच जो हो जाएगा तो ये 24/2 बराबर 12, सी ऑप्शन सही है आपका, इसी में 12 दिया गया है। अगला देखिए, एसी आर्मेचर कुंडलन कितने प्रकार की होती है। एसी आर्मेचर कुंडलन जो है 1 फेज, 3 फेज या बहुफेज को 3 फेज या 6 फेज भी कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा जाके सी सही, ठीक है, मतलब पहला, दूसरा व तीसरा सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला है, संकेंद्रीय कुंडलन में खांचों की संख्या व ध्रुवों की संख्या में क्या संबंध होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तुल्य होते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रायः बंद परपथ की कुंडलन किस में की जाती है। बंद परपथ की कुंडलन हमेशा आर्मेचर में की जाती है, डीसी मशीनों में, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सैद्धांतिक रूप से डीसी आर्मेचर कुंडलन उत्पन्न करती है, एसी सप्लाई उत्पन्न करती है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई बार बताया और आप जानते भी हो सकते हैं कि आप जानते भी हो, पहला ऑप्शन आपका सही है। और डीसी आर्मेचर जो होता है वो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है और कम्यूटेटर इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। अगला देखिए, प्रत्यावर्तक में निम्न में से कौन सी कुंडलन हो सकती है। तो प्रत्यावर्तक में यहाँ संभावना व्यक्त की गई है कौन सी कुंडलन हो सकती है। तो प्रत्यावर्तक में दोनों कुंडलन हो सकती है, मतलब बंद और खुली, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर में उपयोगी अवमंदन कुंडलन के लाभ हैं। हंटिंग रोकना, स्वतः प्रारंभ करना, यांत्रिक संतुलन बनाए रखना, ए व सी दोनों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोग मतलब अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटर को सेल्फ स्टार्ट तो किया नहीं जा सकता, इसके लिए प्राइम मूवर चाहिए, ठीक है, और प्रारंभ से अंत तक प्राइम मूवर इसके साथ में लगा ही रहता है। तो यहाँ स्वतः प्रारंभ की तो कोई बात है ही नहीं। तो हंटिंग रोकना और यांत्रिक संतुलन बनाए रखना, अर्थात आपका ए व सी, डी ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ पर बात 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर की बात की जाती तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते। अगला है, स्लिप रिंग सामान्यतः किस धातु के बनाए जाते हैं। ये फास्फर ब्रांज होता है, डी ऑप्शन सही है आपका। फास्फर ब्रांज के ही हेयर स्प्रिंग या फिर बाल कमानी और फास्फर ब्रांज के ही बुश बियरिंग बनाए जाते हैं। 3 फेज स्टार तारा कुंडलत प्रत्यावर्तक में स्लिप रिंगों की संख्या है। तो 3 फेज स्टार संयोजित हो या डेल्टा संयोजित हो, इसमें सदैव स्लिप रिंगों की संख्या 2 उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्तक में डीसी सप्लाई मतलब एक्साइटेशन के लिए या उत्तेजन के लिए डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं और डीसी सप्लाई में केवल 2 ही वायर होते हैं, अर्थात स्लिप रिंगों की संख्या केवल 2 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, किस कुंडलन को टोकरी कुंडलन या बास्केट बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये मस कुंडलन होती है, इसको टोकरी या बास्केट बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है, मस कुंडलन एक परत कुंडलन में किस प्रकृति के चालक का उपयोग
कुंडलन के समय किया जाता है। तो ये जो मस कुंडलन होती है, ये बता रहा है क्वेश्चन की जो मस कुंडलन जब हम करते हैं तो उसमें किस प्रकार का वायर जो होता है, वो वाइंडिंग वायर किस प्रकार का हम उपयोग में लाते हैं। तो ये दोस्तों होता है गोल तार। और ये वाइंडिंग हमेशा सदैव छोटी मशीनों पर की जाती है, तो गोल वायर होता है। इसमें अंडाकार और आयताकार वायर का उपयोग नहीं करते हैं। अंडाकार और आयताकार वायर का उपयोग सदैव बड़ी बड़ी मशीनों में किया जाता है। अगला है, किस कुंडलन में सभी कुंडलियों का पिच समान होता है। तो ये भी है आपका मस, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, पिच गुणक या कुंडली विस्तार गुणक का मान सदैव रखा जाता है। तो ये सदैव वैल्यू इसका 1 से कम रखा जाता है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से पिच गुणक के लिए सत्य है कि सी = cos π/2 होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, निम्न में विस्थापन कोण बीटा के लिए सत्य है। तो बीटा बराबर होता है 180 खांचे प्रति ध्रुव, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ज्यावक्रीय तरंग के लिए रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर KF का मान होगा। ये सदैव 1.11 होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, जब प्रत्यावर्तक स्टार संयोजित हो तो लाइन वोल्टता EL लाइन वोल्टता, या इसको EMF भी कह सकते हैं, का मान होगा। स्टार का मतलब है यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई है। जब 3 फेज की सप्लाई उपयोग में लाई जाती है तो यहाँ पर EL = हो जाएगा √3 EPH, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, प्रत्यावर्तक का निर्धारण सदैव किया जाता है। तो प्रत्यावर्तक की जो रेटिंग होती है या निर्धारण होता है, ये सदैव KVA या फिर इसकी बड़ी इकाई जो बड़ी यूनिट होती है MVA, इसी में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसको लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छे वीडियो हमेशा डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।